चलिए ठीक है, हम लोग ना बिहार स्पेशल में कल पढ़े थे बिहार का परिचय के बारे में, ठीक है ना। और आज हम लोग देखेंगे बिहार का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्राचीन मतलब बिहार के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बताइएगा कि जो बिहार का प्राचीन इतिहास है तो उसको मतलब कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, कुछ बताइए जो भी आपको पता है, फिर हम बताएंगे। जैसे पाषाण काल है ना, वैदिक काल है, महाजनपद काल है, बौद्ध एवं जैन धर्माला है, फिर मौर्य एवं गुप्त वंश का है। तो इस तरह से डिवाइड किया हुआ है ना। और आपसे पूछा जाएगा कि जैसे बिहार के इतिहास का कुछ स्रोत है, ये कैसे पता चलता है? कोई भी इतिहास के बारे में हम लोग जब पता करते हैं तो ऐतिहासिक स्रोत से ही ना पता करते हैं। तो उसमें क्या चीज है? पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत है, दो स्रोत है ना। हेलो। जी सर। हाँ हाँ सर, दो स्रोत है। हाँ ठीक है। तो एक क्या है, पुरातात्विक है, और एक साहित्यिक स्रोत है। तो प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। पहला क्या है? मतलब पुरातात्विक और साहित्यिक, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोत से आप लोग क्या समझते हैं, बताइए तो। क्या होता है पुरातात्विक स्रोत? देखिए उसमें क्या है, जैसे आप लोग चिरांद के नाम सुने होंगे ना, वो सारण में जो मिला, चेचर है जो कि वैशाली में मिला, ये सब नहीं था। और मनेर पटना वाला है, फिर सोनपुर सारण में सब क्या ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृत भांड वगैरह प्राप्त हुए थे। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मौर्यकालीन अभिलेख के बारे में बताइए, तो कहाँ कहाँ पे मतलब प्राप्त हुआ था, किस किस जगह पे प्राप्त हुआ था? 3 जगह है ना सर। ये एक है लोरिया नंदनगढ़, लोरिया हाँ अरेराज, और एक रामपुरवा है। हाँ बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अगर मौर्यकालीन अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे तो लौरिया नंदनगढ़ है, फिर लौरिया अरेराज है, और एक रामपुरवा है, ठीक है ना, यहाँ से प्राप्त हुआ है। और जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो बराबर की गुफाएं हैं, गुफा मतलब गुफा है, वो कहाँ है, कहाँ पे राजगीर है? में। राजगीर में। राजगीर नालंदा। बराबर का गुफा राजगीर नालंदा में है कि गया डिस्ट्रिक्ट में जहानाबाद साइड जाइएगा तो उधर पड़ता है जी। बराबर का पहाड़ है, पहाड़े का नाम है वो, वहीं पे है ना। ठीक पहाड़ी का पूछ रहे हैं। हाँ जी। वहीं पे है। ये है कि बराबर की गुफाएं राजगीर नालंदा पाटलिपुत्र विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक, ठीक है ना, ये सब चीज है ना, अलग अलग चीज है, ये ना समझिए कि वो है यहाँ पे। जैसे खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके या मूर्तियां आदि के प्रमुख क्या है, पुरातात्विक स्रोत है, ये सब पुरातात्विक स्रोत में आता है। अब हम लोग बात करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो अगर साहित्यिक स्रोत से आप लोग क्या समझते हैं, क्या होता है बताइए तो। साहित्यिक स्रोत क्या है? जैसे साहित्य के बारे में श्रीमद् भागवत गीता हो गया, जिसको महाभारत कहते हैं, रामायण है, पुराण, वेद, यही सब है ना साहित्यिक स्रोत। इसी के बारे में बता रहा है। क्या है कि रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं जैसे अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, ठीक है ना। ये सब क्या है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि विनय पिटक है और अंगुत्तर निकाय है, दीर्घ निकाय, कौन सा रचना है, बौद्ध रचना है या जैन रचना है, ये पूछ लेता है एग्जाम में, तो क्या बतलाइएगा, बोलिए। बौद्ध रचनाएं हैं, बहुत है रचना ना। है। हाँ हाँ, वही बात करेंगे जैन के बारे में। तो जैन रचना में क्या आ जाएगा आपको, भगवती सूत्र आदि क्या है, ये साहित्यिक स्रोत के मतलब क्या है, प्रमुख स्रोत है। तो पहले हम लोग साहित्यिक स्रोत में क्या देखे, रामायण। तो बताइएगा कि रामायण किसके द्वारा लिखा गया था, बोलिए। रामायण किसके द्वारा लिखा गया था? वाल्मीकि। हाँ, वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया था। एक रामचरितमानस था, तो वो किन के द्वारा लिखा गया था? गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था ना, दो चीज का। तो याद रखिएगा, एक वो वाल्मीकि जी लिखे थे और एक गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे थे। तो ये पूछ लेता है कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया था, तो इनके तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। और रामायण हो जाएगा वाल्मीकि, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। अच्छा, महाभारत का अन्य नाम भी है, क्या नाम है, हम लोग पढ़े हैं लूसेंट में, बताइए। रंजना। जय संहिता बोला जाता है ना महाभारत का नाम, जय वाल्मीकि। संहिता।
चलिए, Yes, तो ये सब हम लोग देख रहे थे। आगे इसमें देखेंगे कि इसके अतिरिक्त यात्रियों का विवरण भी जैसे मिलता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो इंडिका एक क्या है पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का था। ठीक, हाँ, मेगास्थनीज का था। और उसी के साथ क्या है ना, फाहियान, सिंगर, रेन सांग के यात्रा के वृतांत ये सब है उसमें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। अच्छा बताइएगा, कौटिल्य का अन्य नाम क्या क्या है, बताइए तो। कुछ और भी नाम है उसका? विष्णुगुप्त। हाँ, और क्या नाम था? चाणक्य भी उसी को बोलते हैं ना? चाणक्य और कौटिल्य। हाँ, ठीक तो है। इसको याद रखिएगा। तो हम लोग देख रहे हैं बिहार का इतिहास में, प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले क्या देखिए कि जो प्राचीन बिहार है इसको कैसे कैसे डिवाइड किया है। सबसे पहले प्रसार काल आया है, उसके बाद वैदिक काल है, फिर महाजनपद काल है, उसके बाद से बौद्ध एवं जैन धर्म है, उसके बाद से क्या है, मौर्य एवं गुप्त वंश है। ठीक है ना? तो इसी में क्या हम लोग देखे थे कि प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत, तो इसमें सबसे पहले दो स्रोत था। क्या है, दोनों का नाम बोलिए आप लोग। एक था पुरातात्विक स्रोत और एक था साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आ के जाएगा? द्वारा। हाँ, आवाज मेरा लेट जा रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, हेलो, सही है सर। आवाज मेरा। हाँ, तो इसमें पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत है। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या बताए थे हम? उसमें था ना मुंगेर, जो क्या मुंगेर, था कि चिरांद, चेचर, मनेर। हाँ, तो एग्जाम में पूछ लेगा कि जो चेचर है कहाँ से मिला था, वैशाली से कि वैशाली। कहाँ से? हाँ, वैशाली। चिरांद कहाँ से हो जाएगा? चिरांद बताइए। चिरांद सारण। सारण। हाँ, ठीक है, वही मनेर पटना, ये मनेर वाले ये पटना हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बताइएगा, ये चीज हो गया था। चलिए, अब हम लोग आगे देखेंगे, पाषाण काल के बारे में देखेंगे। अच्छा ये बताइए, पाषाण काल से आप लोग क्या समझते हैं? कोई बताइए। एक के स्टोन। साथ जाइएगा नहीं। हाँ, बोलिए बोलिए। मतलब बोलिए जो पत्थरों का ज्यादातर यूज होता था पाषाण काल में, हथियार के जी, मतलब औजार के रूप में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता था ना कि प्राग ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा पाषाण यानी पाषाण पत्थर का प्रयोग करते थे शिकार के लिए। तो शिकार के लिए कैसे करेंगे, उसका मतलब औजार वगैरह बनाते थे, है ना? हम्म। पाषाण के आज भी देखते हैं कि पत्थर से क्या बनाया जाता है घर में? क्या है, बताइए तो। अब ना ग्राइंडर मिक्सी आ गया है। अरे सिल्वर लोढ़ा ना बोलते हैं। तो क्या रहता है, एक तरह का उपयोगी चीज है ना। ठीक है। तो पाषाण के प्रयोग करने वाले काल को पाषाण काल के रूप में या प्रौग ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। पाषाण काल को पत्थरों के प्रयोग एवं मानव विकास के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भाग में या 4 भाग में, बताइए। ये भाग, 3 भाग है सर, पूरा उसको 3 पाषाण काल, भागों में मध्य विभाजित किया गया है। पाषाण पहला काल क्या है, और पूरा नव। पाषाण काल। दूसरा क्या है, मध्य पाषाण। हाँ हाँ, आवाज मेरा लेट जा रहा है क्या आप लोगों को? हाँ सर। हेलो, आवाज नहीं जा रहा है नेटवर्क क्या? इशू लग रहा है थोड़ा। अच्छा रुकिए, हम आते आ रहे सर। हैं, आप लोग जाइए। हेलो, अभी आवाज आ रहा है? 3 भाग होगा। हाँ सही हेलो, है सर। हाँ चलिए हाँ ठीक है। सर, आवाज तो आ रही। हम लोग देख, हाँ हम लोग देख रहे थे ने पूरा पाषाण काल, हाँ हाँ, मध्य ठीक है। पाषाण जी जी जी, का। ठीक है। तो उसमें हम लोग बात करेंगे ना पूरा पाषाण काल के बारे में। तो इसमें क्या था कि इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। ठीक है ना, किसमें, पूरा पाषाण काल में। तो इसमें क्या था कि दक्षिण बिहार में मुंगेर और नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए थे। बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी ये सब कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो क्या बतलाएंगे, बोलिए। हेलो, मुंगेर और नालंदा से। हाँ, मुंगेर नालंदा से। मेरा आवाज आ रहा है? बड़ा नेटवर्क इशू है आज।
एक बार बोलिए। वो टेलीग्राम का इशू लग रहा है। हाँ टेलीग्राम का है, चलिए ठीक है। तो ये चीज पूछेगा तो उसमें भी पूछ लेगा कि उत्तर बिहार से प्राप्त हुआ था कि दक्षिण बिहार से, बताइए तो। एक कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी। खुरपी समझते हैं ना आप लोग? फिर भी कौन कौन दक्षिण खुरपी नहीं समझते? चलिए, तो दक्षिण बिहार से ये सब प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के है। अगर ये पूछ लिया जाएगा कि जो मतलब ये अवशेष है कितना साल पुराना है, तो क्या बताइएगा? ये अवशेष जो है लगभग मतलब 1 लाख ईसा पूर्व के है। आगे हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। तो इसमें क्या था कि इस काल में मानव जो थे आखेटक और खाद्य संग्राहक एवं क्या था, पशुपालक था, यानी मतलब पशु पालते थे। मानव द्वारा पहला पालतू कौन से जानवर को बनाया गया था, बताइए तो। कौन सा पशु था? कुत्ता कुत्ता हाँ, कुत्ता को। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मानव द्वारा मतलब पहला पालतू पशु मतलब कौन था, तो ये कुत्ता को बनाया गया था। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब बिहार में छोटे आकार के और तेज धार वाले औजार कहाँ से मिले थे, कौन से जिला से मिले थे? मुंगेर। जगह का नाम बताइए मुंगेर। आप। हाँ चलिए ठीक है। तो ये मुंगेर बिहार में किस दिशा में पड़ता है, इझा में बताएंगे, बोलिएगा। मैं मेरा घर ही है मुंगेर। चलिए ठीक है, हमको क्या पता कहाँ घर है आपका। चलिए, तो ये मुंगेर हो जाएगा। ये अवशेष लगभग जो है ना 40,000 से लेके आपको कितना है 10,000 ईसा पूर्व के बीच है। ये पूछेगा जो अवशेष है तो 40,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व के बीच है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो छोटे आकार का धारदार जो औजार प्राप्त हुए थे तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो मुंगेर से। और मुंगेर जो है ना दक्षिण बिहार में पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग भी याद रखिएगा, छोटा छोटा चीज एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है ना। और सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया? कुत्ता। सबसे पहले किस कुतिया को भेजा गया था, नाम बताइए। अंतरिक्ष में जो कुतिया को भेजा गया था उसका क्या नाम था? नाम था लाइका। लाइका। हाँ चलिए, आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पूरा पाषाण काल मतलब देखे, उसके बाद हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में बात किए। तो अगर आप समय बताइए कब से मतलब था, किसी को पता है? आपका हेलो? आवाज ही नहीं है। म्यूट कर लीजिए जिनकी तरफ से भी आवाज आ रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? फिर से बोलिए ना कि हेलो, अभी सही है? एक बार बोलिए। हाँ सर जी, सही जी। है, बोलिए। हाँ चलिए, तो अब आगे हम लोग देखेंगे ना नवपाषाण काल के बारे में, ठीक है ना। तो क्या है कि इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मानव कब खाद्य उत्पादक हो गया था, तो क्या बतलाएंगे आप लोग? किस मध्य काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। हाँ, नवपाषाण काल में, ठीक है ना। मानव बस्तियों में निवास करने लगा था और नवपाषाण काल में के अवशेष में मतलब क्या है, बिहार की मैदानी भागों से प्राप्त हुए, ठीक है ना। क्या है कि नवपाषाण काल के जो अवशेष है ना बिहार के जो किस भाग से, मैदानी भागों से प्राप्त हुए। जैसे चिरांद, चिरांद कहाँ से पाया गया था, बताइए, वैशाली बोलिए। में सारण। 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 हाँ, चेचर हो जाएगा वैशाली। चेचर वैशाली। हाँ, मनेर पटना। पटना। सनुआर बताइए, रोहतास। सनुआर रोहतास। रोहतास। हाँ ठीक है। तो ये मतलब से पत्थर एवं हड्डियों से प्राप्त औजार हुए हैं ये सब। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं, तो क्या बताएंगे आप लोग? जमुई और कैमूर ने। हाँ तो ये है कि कैमूर की पहाड़ियों और नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। जो ये अवशेष है कितने वर्ष ईसा पूर्व के हैं? 2500 ईसा मतलब पूर्व के हैं। आगे हम लोग देखेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में। आप लोग पीडीएफ देखते रहिएगा, ठीक है ना, ज्यादा समझ में आएगा। मतलब जब पढ़ा देते हैं अगर समय है तो हम इसको डाल देंगे, तो उसको ना भगा के देख लीजिएगा, ऐसे देख लीजिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जो कौन भी हम पीडीएफ खुद है?
भेजिए ना हमको भी ग्रुप में। ग्रुप में है के सर, पिन कर दीजिए। क्योंकि हम खुद इसको सुनते हैं और जहां जहां आप लोग का क्वेश्चन जिसका हम आंसर नहीं दे पाते हैं, हम उसको सर्च करके कमेंट में डालते हैं, तो आप लोग कमेंट भी पढ़ा कीजिएगा, ठीक है ना। बस मेरा कहना काम है, आप लोग करें या ना करें आप लोग पे निर्भर करता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे ताम्र पाषाण काल के बारे में। तो ये चिरांद है, सोनपुर है, ताराडीह है, चेचर है, मनेर है, सनवार है, ये आदि से जो क्या है ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ताम्र पाषाण काल के जो अवशेष है कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो क्या बतलाएंगे, बोलिए। चेचर, मनेर और क्या था, ताराडीह। ताराडीह, हाँ, हाँ, और सनवार था, सोनपुर था, सोनुवार। ठीक है। हाँ, अच्छा ये बताइएगा सोनपुर कौन सा जिला में पड़ता है? छपरा। छपरा है कि सारण है? छपरा होगा ना। सारण पड़ता है। सारण है ना, उसका हेड क्वार्टर है ना वहां पे। चलिए, इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। और ये अवशेष लगभग कितना 1000 ईसा पूर्व के हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरा पाषाण काल देखे, उसके बाद से मध्य पाषाण काल देखे, फिर नव पाषाण काल देखे, और उसके बाद से ताम्र पाषाण काल देखे। आगे हम लोग देखेंगे वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आर्यों द्वारा जो सभ्यता को मतलब क्या बोलते हैं, ये वैदिक सभ्यता बोल रहे हैं कि आर्यों द्वारा जो सभ्यता जो था, तो ये वैदिक सभ्यता इसी को कहा गया ना। आवाज मेरा आ रहा है आप लोगों को, बोलिए एक बार। हाँ सर। हेलो, जी जी। हाँ, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पे आधारित था। अब आपसे पूछा जाएगा कि वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया था, तो यहाँ पे दे रहा है कि आर्यों द्वारा मतलब जो स्थापित सभ्यता था, तो इसमें क्या था कि इस सभ्यता का जो इतिहास था ना, ये किस पे आधारित था, वेदों पे आधारित था। तो बताइएगा वेद कितना है? 4। वेद हाँ, 4। पुराण कितना है, पुराण बताइए। 18। उपनिषद कितना है? उपनिषद 108। कितना है बताइए आप लोग। उपनिषद बताइए कितना है, एक सौ कुछ है एग्जैक्ट हमको। हाँ ऐसा 108 ही है हमको, है ना। हाँ 108 है याद नहीं आ रहा उपनिषद। है इसीलिए पूछे। हाँ ठीक है, पुराण देख लीजिएगा। 18, वेद 4, वेदांत 6। हाँ वेदांग 6 है, वो तो याद है मैम। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। तो पहले क्या है, पूर्व वैदिक काल है। तो जो पूर्व वैदिक काल का जो टाइम है ना 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व है, ठीक है ना। और उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 से 600 ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज याद रखें क्योंकि एक टाइम पूछ लेता है, ठीक है। पूर्व वैदिक काल का क्या हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और वहीं उत्तर वैदिक काल का पूछेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। 1000 से 600 ईसा पूर्व। हाँ ठीक है, जितने लोग जुड़े हैं ना सभी लोग को बता देते हैं, जल्दी साइंस का मतलब ना क्लास स्टार्ट करेंगे, तो देखिए समय क्या अच्छा होता है उसी में करवाएंगे। खाली क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बताएंगे, मतलब थ्योरी ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे कि पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार के क्षेत्र में हुआ था कि नहीं था, ये बताइए। नहीं नहीं हुआ है था। सर। हाँ बिहार नहीं में था, नहीं बिल्कुल। होता कुछ। हाँ, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कौन से नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ था, गंगा था या गंडक था? गंडक। गंडक नदी। गंडक। हाँ, गंडक नदी था, ठीक है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में प्रथम चर्चा जो शतपथ ब्राह्मण का मिलता है, मतलब कब मिलता है, उसका समय बताइए, तो कितना 800 ईसा बोलिएगा। पूर्व। हाँ, 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलता है, किसका, शतपथ ब्राह्मण का। आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, ठीक है ना। तो अगर पूछ लेगा कि बिहार की चर्चा कहाँ पे मतलब विदेह के रूप में किया गया है, तो यही शतपथ ब्राह्मण वाला जो बात बोला है, ठीक है ना, जो कि तिरहुत मिथिला के क्षेत्र को दर्शाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कल हम लोग कमिश्नरी पढ़ रहे थे, तो तिरहुत कमिश्नरी का हेड क्वार्टर कहाँ है, उसका मतलब मुख्यालय। तिरहुत ये था ना।
तिरहुत किस बताइए। में था? मुंगेर साइड पड़ रहा है तिरहुत। टफ। किस में जा रहा था? पटना वाला है, पटना के अरे मुजफ्फरपुर है सर, तिरहुत का। मुजफ्फरपुर, हाँ। कितना जल्दी भूल जाते हैं आप लोग। चलिए, तो ये चीज है। आगे देखेंगे कि ऋग्वेद में मतलब ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित है। ये पूछ लेता है, पूछ लेगा ना कि ऋग्वेद में बिहार को। आवाजें नहीं आ रहा। हेलो, अभी आ हम्म रहा है। आज हम्म। टेलीग्राम बोल रहा है ना कि बीसी नहीं कीजिए, बहुत परेशान कर रहा है। चलिए ठीक है, हम एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया है, यही पूछ रहे थे। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। ये भी पूछ सकता है कि वराह पुराण में कीकट को क्या बोला गया है, तो अपवित्र प्रदेश कहा गया है। वही पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में बिहार को क्या बोला गया है, किससे कीकट और संबोधित किया गया है। व्रात्य। हाँ कीकट और व्रात्य। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, अब हम लोग देखेंगे ना, महाजनपद काल के बारे में बात करेंगे। तो क्या था कि प्रारंभ में छोटे छोटे कबीले राजनीतिक केंद्र होते थे, ठीक है ना। और कबीलों के आकार में वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ। क्या हुआ कि जब वो मतलब वृद्धि हुआ तो उसमें किस में राजनीतिक मतलब उत्थान हुआ, ठीक है। जिससे कबीलों का विस्तार जन के रूप में, उसके बाद जनपद के रूप में, तथा अंत में महाजनपदों के रूप में हुआ। ये जो लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेगा कैसे कैसे बढ़ा। तो सबसे पहले क्या होगा, जो कबीलों का विस्तार होगा वो जन के रूप में होगा, उसके बाद जनपद के रूप में होगा, और अंत में क्या हो जाएगा, महाजनपदों के रूप में होगा। ठीक है, तो बताएंगे के सर आपके तरफ जनपद क्या होता है। हम लोग की तरफ तो डायरेक्ट बोलते हैं, आपके तरफ जनपद माने क्या होता है, बोलिए। जनपद इधर जिला गए। ही है हम लोग के यहाँ भी। हाँ हाँ, इधर हम लोग जिला बोलते हैं, जनपद कोई नहीं बोलता है, लेकिन यूपी में बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। इन महाजनपदों का विस्तार उत्तर भारत, पश्चिम भारत या मध्य भारत में था। तो आपसे पूछा जाएगा कि इन जो महाजनपदों का विस्तार था किधर किधर था, बताइए। उत्तर पश्चिम मध्य भारत। हाँ बिल्कुल। दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद का प्रमाण मिलता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किधर मतलब एकमात्र महाजनपद का प्रमाण मिलता है, तो ये हो जाएगा दक्षिण भारत। यह महाजनपद ही भारत में राजनीतिक उत्थान का केंद्र बिंदु बना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो राजनीतिक मतलब उत्थान का केंद्र बिंदु बना वो कौन था, यही था ना। भारत में एकमात्र महाजनपद का प्रमाण तो जो दक्षिण भारत वाला, इसी के बारे में बोला गया है, ठीक है ना। चलिए, आगे हम लोग देखेंगे कि बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिण 16। हाँ दक्षिण बोलिए। वाला क्या था? अस्मक था ना? दक्षिण वाला एक था। हाँ, सही बोल क्या रहे हैं चीज। सुजीत सर। दक्षिण भारत का जो एकमात्र महाजनपद था वही हाँ बोल रहे हैं, ठीक है, अस्मक था ना? ठीक 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 है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो अंगुत्तर निकाय है ये क्या है, मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है या जैन धर्म से। बौद्ध। बौद्ध से। बौद्ध, ठीक है। और वही भगवती सूत्र किससे है, ये जैन। पूछता है, जैन से। हाँ, और आपसे पूछा जाएगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों का जानकारी मिलता है, 18, 16 या 20। 16। हेलो, 16 हो जाएगा। तो अब थोड़ा पूछ लेते हैं, बताइएगा कि अंग जो था ना, इसका राजधानी कहाँ था, अंग का चंपा। चंपा था। तो इसमें कौन सा क्षेत्र आता है जो वर्तमान में, बताइए कौन कौन क्षेत्र आता है। बिहार में है ना हाँ बिहार में है मैम, कौन सा जिला आता है। हाँ मुंगेर। बोलिए। मुजफ्फरपुर। भागलपुर, मुंगेर। हाँ, भागलपुर। मुंगेर। हाँ बिल्कुल। तो आपसे पूछा, पहले पूछे कि अंग जो है इसका चंपा है, और इसमें वर्तमान में कौन कौन क्षेत्र आता है। तो इसमें बिहार में तो ही है, तो इसमें आपको आ जाएगा भागलपुर और मुंगेर, ठीक है ना। अच्छा बताइएगा कि कौशल जो है इसका राजधानी कहाँ है, कौशल। श्रावस्ती। श्रावस्ती। हाँ ठीक है, तो बताइएगा इसका वर्तमान क्षेत्र क्या है, यूपी। यूपी में। यूपी में कौन है। सा। हाँ यूपी में तो है, फैजाबाद। फैजाबाद। अयोध्या। हाँ ठीक है। अच्छा बताइएगा कि मल जो है ना, मल जो महाजनपद था इसका राजधानी कहाँ था, मल, ये काफी चर्चा में रहा था। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वर्तमान में,
देवरिया। उत्तर प्रदेश। ये देवरिया केसर का में जिला है। हाँ ठीक है। चलिए वहीं कुरु के बारे में बात करेंगे तो ये कौन सा, यहाँ राजधानी कहाँ हो जाएगा कुरु का? इंद्रप्रस्थ। हाँ ठीक है। तो ये इंद्रप्रस्थ ये वर्तमान कौन सा क्षेत्र है? दिल्ली। दिल्ली हो जाएगा। अब वहीं पूछेंगे ना, एक है आपको क्या है, अवंती। अवंती का कहाँ था राजधानी बताइए तो? उज्जैन। उज्जैन हाँ या उज्जैन। महिष्मती। हाँ हाँ उज्जैन या महिष्मती। तो इसका एक कहाँ पे है? ये है आपको मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश में। उज्जैन में। हाँ उज्जैन जो शहर है किस नदी के किनारे बसा है बताइए? क्षिप्रा। छिपरा। हाँ ठीक है। तो आगे बताइएगा कि सूरसेन जो है इसका राजधानी कहाँ था सूरसेन का? मथुरा। मथुरा। मथुरा था। और ये उत्तर प्रदेश मथुरा तो पता ही है। ठीक है। एक मत्स्य था, ये कहाँ है इसका राजधानी? विराटनगर। ठीक है ना। और राजस्थान जयपुर में पड़ता है। अच्छा बताइएगा गंधार का बताइए तो, कहाँ था गंधार का? तक्षशिला। शिला। हाँ तक्षशिला। ये कहाँ पड़ता है वर्तमान में? अब हाँ पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान हाँ में और जी जी, पश्चिमी अफगानिस्तान। पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान हो जाता है ये सब एरिया। ठीक है। तो हम लोग महाजनपद देख रहे थे और राजधानी एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले है मगध। तो मगध का राजधानी ब्रज है या राजगीर। ठीक है ना। राजगीर किसका नाम है वर्तमान में, उसका क्या नाम है? राजगीर। ठीक है ना। तो ये हम्म, आपको बिहार है वर्तमान में। कौन कौन क्षेत्र आएगा? तो बिहार का कौन, पटना गया नालंदा हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग अंग का। तो अंग का राजधानी चंपा है। और इसमें कौन कौन जिला आएगा? भागलपुर और मुंगेर आ जाएगा। फिर बात करेंगे हम लोग बज्जी संघ का। तो बज्जी संघ का जो है राजधानी कहाँ? वैशाली। और ये वैशाली जिला है और मुजफ्फरपुर इसमें आता है। ठीक है। उसके बाद काशी। काशी तो सभी लोग जानते हैं, इसका है वाराणसी। और यहाँ पे क्या है, एक वाराणसी ही इसमें है। ठीक है। उसके बाद कौशल है। तो कौशल का राजधानी श्रावस्ती हो जाएगा और उत्तर प्रदेश और फैजाबाद मतलब है। और मल का कुशीनगर राजधानी हो जाएगा और ये देवरिया जिला हो जाएगा। ठीक है ना। वत्स का कौशाम्बी है और ये उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुरु। कुरु का राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ है और ये दिल्ली आता है इसके अंतर्गत। और उसके बाद हो जाएगा पंचाल। पंचाल में आता है अही छत्र, जो कि उत्तर प्रदेश का कौन, बरेली और बदायूं आता है। ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे। कुछ और है उसको रिवाइज कर देते हैं। एक है सूरसेन। तो ये हो जाएगा इसका राजधानी मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश का है और मथुरा मतलब इसमें है। उसके बाद चेदी है। तो चेदी का क्या है राजधानी बताइए तो क्या है? बोलिए। चेदी का राजधानी कहाँ है? शक्तिमती। शक्तिमती। सुक्तिमती। हाँ सुक्तिमती। और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ग्वालियर। ठीक है। और अवंती का उज्जैन या महिष्मती है, इसमें मध्य प्रदेश उज्जैन है। और मत्स्य जो है विराटनगर राजस्थान जयपुर हो जाएगा। अश्मक का पोतन या पोटली, ये भी पूछा हुआ है बहुत बार एग्जाम में। और इसका जो क्षेत्र हो जाएगा ना, महाराष्ट्र तेलंगाना दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। ठीक है ना, जो अभी सुजीत सर बताए भी थे। और कंबोज जो है हाटक राजपुर है ना। पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी पाकिस्तान अफगानिस्तान है। और उसके बाद गंधार है, तो इसका तक्षशिला हो जाएगा। और पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र कहाँ था? बिहार में था कि यूपी में था? बिहार बताइए। में। बिहार में था। तो कौन कौन था बताइए मैम? बज्जी, मगध, अंग। हाँ बिल्कुल। तो उसमें कौन कौन जिला था बता दीजिए। बज्जी में वैशाली, मुजफ्फरपुर, मगध में पटना, गया, नालंदा, अंग में था मुंगेर, भागलपुर का क्षेत्र। बहुत बढ़िया। 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद का जो विस्तार क्षेत्र है बिहार में था। तो पहला वज्जी और लिच्छवी जो है, इसमें वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र था। और दूसरा है मगध। तो मगध में पटना गया नालंदा क्षेत्र आता है। ठीक है ना। वहीं अंग के बारे में बात करेंगे तो भागलपुर मुंगेर क्षेत्र आ जाएगा। अच्छा बताइएगा, जो जनपद का जो ऑर्डर हम बता रहे थे, तो उसमें सबसे पहले छोटा महाजनपद होता है या जन होता है या कबीला होता है? सबसे छोटा कबीला। माने कैसे कैसे? सबसे छोटा कबीला होता है, सबसे बड़ा हाँ महाजनपद। जी। तो इसको याद रखिएगा, पहले आएगा कबीला, फिर आएगा जनपद, फिर नहीं, सॉरी जन आएगा। हाँ जन आएगा। और फिर जनपद आएगा, फिर महाजनपद आएगा। गलती से बोल दिए। तो सबसे छोटा होगा कौन? कबीला। उसके बाद हो गया जन, उसके बाद हो गया जनपद, उसके बाद हो गया महाजनपद। इसको याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऑर्डर सजाने के लिए बोल देगा या कैसे कैसे बना हुआ। ठीक है।
चलिए आगे हम लोग देखेंगे ना वज्जी संघ महाजनपद के बारे में, ठीक है ना। तो बता दीजिए जो वज्जी संघ है इसका राजधानी कहाँ था? बच्ची का बोले थे कौशाम्बी। वैशाली ना मैं, वैशाली वैशाली नहीं, वैशाली था। आई थिंक उधर भाषा भी इसी से रिलेटेड बज्जी या कुछ बोला जाता है क्या, जो होंगे उधर जानते होंगे, इसी से कुछ रिलेटेड है, हमको पता नहीं, एक है वहां पे। चलिए तो बज्जी संघ 8 राज्यों का संघ है, तो इसको ना अठकुल था। जो बज्जी संघ था कितने राज्यों का संघ था बताइए तो? 8। 8 राज्यों का, इसीलिए इसको क्या अठकुल था। तो बज्जी, लिच्छवी, यात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा कौन इक्ष्वाकु इस क्षेत्र में के क्या थे? 8 जनपद थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो बज्जी संघ था 8 राज्यों का संघ तो था, लेकिन इनमें से कौन कौन था, इस तरह का भी पूछ लेगा, ठीक है ना। तो पहले बज्जी हो जाएगा, फिर लिच्छवी हो जाएगा, फिर यात्रिक है, विदेह है, उग्र है, भोग है, कुरु है तथा इक्ष्वाकु है, ठीक है ना। इसमें टोटल कितने जनपद थे? 8 थे। 8। वज्जी संघ के सबसे प्रसिद्ध जनपद का नाम बताइए, जो कि पूरा विश्व में इसका चर्चा रहता है, यहीं से किसका जन्म हुआ? लिच्छवी जनपद। लिच्छवी, ठीक है। आई थिंक लोकतंत्र का यहीं से ना बोलते हैं जी, कोई हाँ बताएंगे? हाँ हाँ हाँ, सबसे इसलिए ना पुराना भाषा बोलते हैं। लोकतंत्र। चलिए तो ये ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे, ठीक है ना, मतलब इसके अतिरिक्त ये भी थे। वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है, एक पूछता है, बहुत बार बीपीएससी में भी पूछा है, ठीक है, जिसके बारे में हम चर्चा भी किए। चलिए अब हम लोग देखेंगे, अच्छा चलिए कुछ पूछ लेते हैं। जब हम आप लोग को बताए कि वज्जी संघ महाजनपद में टोटल कितना राज्यों मतलब महाजनपद था? 8। 8 का संघ था। हाँ तो उसको क्या बोलते थे? अठकुल। षटकल या अटकुल? हाँ ठीक है, अटकुल, ठीक है। आगे अब हम लोग देखेंगे ना मगध का महाजनपद, ठीक है ना, मगध का महाजनपद। मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था, इसीलिए तो यहाँ मगध मतलब लगभग देखिए कि बहुत मतलब शासन किया है, समझे, यहीं से ना। तो ये सबसे शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज राजगीर थी। राजगीर का भी वर्तमान नाम क्या है बताइए? राजगीर। राजगीर, गिरिब्रज का राजगीर। हाँ। तो यह 5 पहाड़ियों का नाम बताइए, ये पूछता है, बीपीएससी में पूछा भी है। नाम बताइए तो कोई याद जो भी है पहले से। क्या था? सोनगिरी, उदयगिरी, सब गिरी गिरी है रत्नगिरी, सब गिरी गिरी है। और क्या था? देखिए हाँ बता रहे हैं, देखिए ये ना 5 पहाड़ी का नाम था रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी और एक का नाम था विपलांचल। क्या नाम था? विपलाचल से घिरा नगर था। ये जो है मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो कौन कौन पहाड़ी था बोलिए एक बार? रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, हाँ उदयगिरी, उदयगिरी, विपलाचल। हाँ विपलाचल, याद हो गया, ठीक है। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मगध का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, मान लीजिए 2-3 को जिला का दे देगा ऑर्डर में सजाने के लिए या उधर मतलब इधर उधर तक, क्या बोलिएगा? पटना से गया क्षेत्र में। मगध एवं अंग जनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए मगध का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था बता दीजिए। हेलो, आवाज आ रहा है? पटना से गया था, हाँ। और मगध का एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम कौन किसमें मिलता है, कौन सा वेद में? अथर्ववेद में। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ना अंग महाजनपद के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे? अंग महाजनपद के बारे में, ठीक है। तो अंग का राजधानी कहाँ था बताइए तो? हेलो, चंपा। चंपा। चंपा में कौन सा जिला है बता दीजिए? भागलपुर, गाजीपुर मुंगेर। मुंगेर। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर या मुंगेर क्षेत्र में था, ठीक है ना। और अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी।
अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार के अंग को क्या किया, मगध में मिला लिया। तो ये पूछा जा सकता है कि किसने किसको हरा दिया। तो ये अंग के अंतिम शासक कौन था, ब्रह्मदत्त। इसको कौन हराया था, बिंबिसार ने। ये बिंबिसार ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये पूछेगा। देखिए बिहार स्पेशल से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, आसान ही पूछता है, लेकिन हम लोग ना पढ़ते नहीं है। अगर इस बुक को 3 4 5 बार कर लीजिएगा, प्रीवियस देख लीजिएगा तो बहुत है, और इसका वेटेज भी ज्यादा है, बीपीएससी से लेके देखिए और सब में भी, और एईडीयू में बिहार स्पेशल ज्यादा रहेगा, तो इसलिए इसको पढ़िए। तो ये चीज हो गया। आगे हम लोग देखेंगे कि मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश, ठीक है ना। तो मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी, और बृहदत्त का जो पुत्र था ना उसका नाम था जरासंध, और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, ठीक है ना। तो जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था, और इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मगध का स्थापना किसने किया था, हेलो, बृहद्रथ। बृहदत्त ने किया था, ठीक है। तो बृहदत्त का पुत्र का नाम क्या था, जरासंध। जरासंध। और ये क्या था, इस वंश का सबसे क्या था, प्रसिद्ध शासक था। प्रसिद्ध शासक था। हाँ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मगध के उत्कर्ष के कारण, ठीक है ना, कि मगध के उत्कर्ष के कारण क्या थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, पटना था कि राजगीर था। राजगीर था। हाँ, कितने पहाड़ियों से घिरा था, 4 5 6 बताइए। 5। 5 थे। उसमें कौन था जो कि गिरी उसके नाम में नहीं था, उसका नाम बताना है आपको, बताइए। विपलाचल। हाँ, विपलाचल। विपलाचल, ठीक है। बाकी तो सब गिरी गिरी है, तो पकड़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार और बता देते हैं, रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी और विपलाचल, याद रखिएगा, ठीक है। मगध नदियों से घिरा प्रदेश था जहां उर्वर जलोढ़ मृदा उपलब्ध थी, ठीक है ना, जो कृषि की दृष्टि से अनुकूल थी। क्या था, मगध नदियों से घिरा प्रदेश था जहां उर्वर जलोढ़ और मृदा उपलब्ध थी, ठीक है ना। आगे देखेंगे हम लोग कि मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी एवं ताकतवर हाथियों से परिपूर्ण था। मतलब जो मगध का अंतर्गत जो था ना छोटा नागपुर क्षेत्र, क्या था, खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी और ताकतवर हाथियों से क्या था, परिपूर्ण था, ठीक है ना। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था, रिपुंजय था। एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, कि बृहदत्त वंश का जो अंतिम शासक था उसका क्या नाम था, बताइए। रिपुंजय। रिपुंजय था, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे ना हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड कब से कब था, बताइए तो कोई। सेंट्रल में बोले 544 से 412 ईसा हाँ पूर्व। बोलिए ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया तो बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है ना, हर्यक वंश जो है आपको 544 से 412 ईसा पूर्व है। वहीं बिंबिसार के बारे में बात करेंगे तो इसका हो जाएगा 544 से 492 ईसा पूर्व। चलिए, तो इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। किस वंश का की थी, हर्यक। बताइए। हर्यक, हर्यक। ठीक है। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। अगर पूछा जाएगा कि मगध का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है तो क्या बतलाएंगे, बिंबिसार। बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्राश्रय दिया, ठीक है ना। ये पूछ लेता है कि साम्राज्य को विस्तार को प्राश्रय दिया था तो उसमें कौन सा नीति था, तो विवाह नीति था। क्या करेगा, विवाह ज्यादा नीति। करेगा, हाँ, और ज्यादा जनसंख्या, ये सब, ठीक है। तो उसकी पहली पत्नी कौशल देवी, जो कि क्या थी, कौशल देवी थी, जो कि कौशल की राजकुमारी थी, ठीक है ना, ये पहली पत्नी थी। और इस विवाह से उसे दहेज के उपहार में क्या, काशी क्षेत्र प्राप्त हुआ था। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि उसको जो दहेज मिला था तो कौन सा, मतलब क्या मिला था दहेज में, बताइए। काशी। काशी। हम्म, काशी। कौशल देवी जी, को काशी। हाँ। उसकी दूसरी पत्नी चेलना, ठीक है ना, ये चेलना थी। चेलना लिच्छवी के राजा चेतक की पुत्री थी। एक क्वेश्चन पूछता है कि जो चेलना थी कौन थी, ठीक है ना। और उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा, जो कि पंजाब के मद्र की क्या थी, राजकुमारी थी। मतलब 3 पत्नियां थी, पहला कौशल थी, मतलब कौशल, और दूसरा कौन, चेलना, और चलना। तीसरा क्षेमा। हाँ, खेमा। क्षेमा,
बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडप्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया। ठीक है ना, जो बिंबिसार था वो अवंती के शासक चंडप्रद्योत के साथ क्या किया, मैत्री मतलब मित्रता, है ना। बिंबिसार ने चंडप्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य किसको, जीवक को भेजा जीवक था। को ये भेजा पूछा, ये था। बार बार, हाँ बार बार पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है ना। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र कौन, अजात शत्रु ने कर दिया था। इसीलिए इस सबको क्या बोलते हैं, पितृहंता भी बोलते हैं, क्योंकि अपने पापा को ही टपका देता था। ठीक है ना, मतलब जो पिता को मार दे। ठीक है, तो किधर गया जी, हाँ, तो ये चीज अब हो गया कि बिंबिसार की हत्या 492 ईस्वी पूर्व में उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी। उसके बाद हम लोग देखेंगे अजात शत्रु के बारे में देखेंगे, तो 492 से 460 ईस्वी इसका मतलब है टाइम पीरियड। अजात शत्रु बिंबिसार के बाद हर एक वंश का शासक बना, और उसका वास्तविक नाम क्या था बताइए तो। कुनिक। कुनिक था, ये भी पूछता है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा कौन कौन बना था, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत। हाँ, तो क्या किया, काशी को वापस ले लिया था। काशी किसको दहेज में मिला था बताइए। दूसरी वाली को। बिंबिसार को दूसरी मिला वाली था। को नहीं, कौशल देवी। हाँ तब कौशल देवी ठीक की है, तरफ उसकी से मिला था बिंबिसार को। हाँ 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 ठीक है, ये पूछना चाहते थे। ठीक है, तो ये प्रसेनजीत का संघर्ष अजात शत्रु से हुआ। क्या करता है ना कि वो ले लेता है वापस, और उसके बाद से इसे लड़ाई करता है। अंततः अजात शत्रु ने प्रसेनजीत को 2 बार मतलब पराजित कर काशी पर क्या करता है, अधिकार कर लिया। बाद में अजात शत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वाजीरा से हो गया। ठीक है ना, बाद में क्या होता है कि अजात शत्रु का विवाह किससे हो जाता है, प्रसेनजीत की पुत्री वाजीरा से हो गया। वाजीरा। हाँ, अजातशत्रु ने वज्जी संघ या मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, ये पूछ लेता है। ठीक है ना, लेकिन बाद में ये क्या किया ना, बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये पूछता है कि वो मतलब कौन सा धर्म का ये करता था। तो याद रखिएगा, शुरू शुरू में क्या किया, वो जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन, अजातशत्रु। और अजातशत्रु का वास्तविक नाम क्या था, कुनिक। कुनिक था। ठीक है, अब हम लोग उदयन के बारे में देखेंगे। 460 से 444 ईस्वी पूर्व है। सिंहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईस्वी की पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। ठीक है ना, ये भी क्या किया, अपने पिता को टपका दिया। ठीक है ना। उदयन या उदायन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र, ठीक है ना, ये क्या किया, अपना राजधानी पहले कहाँ था इसका, राजगिरी यानी राजगीर था, तो वहां से कहाँ ट्रांसफर किया, पाटलिपुत्र, गंगा सोन एवं गंडक के संगम तट पे स्थानांतरित किया। देखिए ये पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है कि पटली मतलब जो है ना, ये कौन सा नदी के मतलब ये है। ऐसे तो गंगा बोला गंगा जाता है, सोन। लेकिन देखिए हाँ, और गंडक भी उधर उस साइड से आके मिलता है ना, इसीलिए इसमें दे सोनपुर। दिया है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि गंगा सोन एवं गंडक संगम के तट पर स्थानांतरित किया। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदासक थे। नागदासक इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है ना, और हर एक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, जो कि हम सबसे पहले आप लोग को बता भी दिया है। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि उदयन या उदयन के कितने पुत्र थे, 3 थे। कौन कौन था, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। हाँ ठीक है, तो ये चीज था। और नागदशक इस अंत का मतलब अंतिम क्या था, ये वंश का अंतिम शासक था। और एक तो इस तरह से क्या हुआ, हाँ बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से क्या हुआ ना, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। कल इसमें से जो बाकी लग रहा है ना, इसको करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक बार इतना ज्यादा करना ठीक नहीं है।